औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आर्टिकल नंबर 4 में खुश आमदीद। अब हमारा टॉपिक है आर्टिकल नंबर 4 में डेली टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज एंड कंप्लायंसेस। डेली बेसिस पर हमने जो इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एफईडी, कस्टम, सीवीटी, इन तमाम टैक्सेस जो फेडरल लेवल के हैं या प्रोविंशियल लेवल पे हैं, सब की कंप्लाइंसेस करनी है हमने, और डेली बेसिस पर जो कर रहे हैं उससे मतलब ये आर्टिकल है। ये आर्टिकल का पार्ट 1 है। ये एक आर्टिकल नंबर 4 में कवर अप नहीं होता, मल्टीपल आर्टिकल्स में इसको तकसीम कर दिया गया समझने के हवाले से। जी, इसमें जो हमारा पार्ट नंबर 1 है उसके 2 जुज़ हैं जिसको हम कवर अप करेंगे। पहला है कंप्लायंसेस ऑफ सेक्शन 20 और दूसरा है कंप्लायंस ऑफ सेक्शन नंबर 21। इनकम टैक्स के हवाले से अगर कहीं सेल टैक्स या पीआरए या एसआरबी की बात आएगी तो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा, मेंशन होगा। चले वक्त ज़ाया किए बगैर आर्टिकल नंबर 4 पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि सेक्शन नंबर 20 में और 21 इन दोनों को हमने पढ़ना है कि इसकी डेली बेसिस पर क्या कंप्लायंसेस करनी है हमें। चलें जी, गौर से समझिएगा ज़रा। ये एक बड़ा आर्टिकल है और कई एक आर्टिकल इसकी तफसील बताने में सर्फ किए गए हैं। इसका पहला पार्ट सेक्शन 20 की कंप्लायंस और सेक्शन 21 की कंप्लायंस डेली बेसिस पर जो हम करते हैं, जो अपने जहन में रखनी है कि ये काम करते वक्त इन चीज़ों की कंप्लायंस भी होनी चाहिए। चलें जी, सेक्शन नंबर 20 पर आते हैं। सेक्शन 20 की कंप्लायंस क्या है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक, इनकम टैक्स रूल्स के मुताबिक सिर्फ 5 किस्म के अखराजात आपको अलाउड है, एडमिसिबल है। डेली बेसिस पर हमें चेक करना है आया कि इनके अलावा कोई और खर्चा तो नहीं है। ये सिर्फ 4 ही हैं, 5 ही हैं। चलें 5 की तफसील पढ़ते हैं। पहला है एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस। चलें जी, सेक्शन 20 में एक जगह लिखा हुआ है, पहला जिसका जुज़ है कि वो तमाम अखराजात जो कारोबार करने के लिए किए जाएं, कारोबार के मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाएं, वो के सारे अखराजात अलाउड हैं। अलाउड से मुराद ये है कि अपनी सेल में से माइनस कर सकते हैं, अलाउड है। देखें, ऑडिट में वो एक ही काम करेगा। ऑडिट में ये करता है कि वो आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो उस पर ऑब्जेक्शन लगाएगा कि ये तो खर्चा ही नहीं हुआ। आपका स्टांस ये होता है कि जनाब ये तो खर्चा हुआ। लिहाजा उसकी कोशिश होती है कि अखराजात को इनएडमिसिबल करे, जो आपने एडमिसिबल किए हुए हैं इन द आई ऑफ लॉ। तो ये दोनों के दरमियान माबैन एक जंग होती है, उसमें वो अखराजात को ख़त्म करना चाहता है और मानता नहीं है, और आपकी कोशिश है कि वो मान जाए खर्चा। मैं उसको सपोर्ट दिखाऊं, उसको थर्ड पार्टी एविडेंस के थ्रू उसको मैं वेरीफाई करा के दूं। लिहाजा वो इसी काम पर लगा हुआ है कि अखराजात को इनएडमिसिबल कर दे। होगा क्या, इनएडमिसिबल करने की वजह से आपका नेट प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, खर्चे निकलते जाएंगे। प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स भी ज़्यादा अदा करना पड़ेगा। अच्छा, वापस आते हैं। मैं सेक्शन 20 की हम कंप्लायंस पढ़ रहे हैं जो डेली बेसिस पर करनी है। पहली कंप्लायंस है और उसमें ये ध्यान में रखना है कि कौन से अखराजात टैक्स लॉज के मुताबिक एडमिसिबल है, अलाउड है। पहला है खर्चा। कारोबार करने के लिए हर तरह का खर्चा अलाउ है, कारोबार के मकसद के लिए, घरेलू अखराजात के लिए नहीं है कि वो अपनी ज़ाती कोई चीज़ खरीद लें, शॉपिंग कर लें, ज़ाती शॉपिंग हुई है कारोबार में डाल दें कि जनाबी कारोबार का खर्चा है, ऐसा नहीं है। सिर्फ कारोबार से मुतल्लिका खर्चे। दूसरा खर्चा जो अलाउ है, एनिमल यूज फॉर बिजनेस। कारोबार में, कारोबार चलाने के लिए आप जानवर भी खरीद सकते हैं, घोड़ा, बैल, गधा। इनके अखराजात भी
एडमिजिबल हैं और मान लिए जाएंगे कि वाकई आपका खर्चा हुआ है। तीसरा खर्चा डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, ये वाहिद खर्चा है जो कि नॉन कैश बेस्ड है। कैश में खर्चा नहीं होता। आपकी प्लांट मशीनरी मेज कुर्सियां हैं, उसका एक हिस्सा हर साल डेप्रिशिएट हो जाता है। जो आंखों से नजर आते हैं एसेट, मेज कुर्सी प्लांट मशीनरी वगैरह, उनका घिसाव डेप्रिसिएशन कहलाता है। और जो आंखों से नहीं नजर आते, मिसाल के तौर पर सॉफ्टवेयर है आपका, गुडविल है, गुडविल तो इसमें नहीं है, वो तो एसेट है। तमाम वो ऐसे एसेट जो आंखों से नजर नहीं आते, जिसमें सबसे बड़ी मिसाल आपकी यही, जैसे सॉफ्टवेयर की मैं दे रहा हूँ, अब वो भी ओवर द पीरियड डेप्रिशिएट होगा, उसकी डेप्रिसिएशन को अमोर्टाइजेशन कहेंगे हम। ये भी खर्चा नॉन कैश में होता है, कैश में नहीं जाता लेकिन अलाउड है। अमलगमेशन एक्सपेंसेस, दो कंपनियां आपस में मिलती हैं, जॉइंट वेंचर हो जाता है, खत्म होती हैं कंपनियों का बनने पर अखराजात जो आते हैं वो सारे के सारे अलाउड हैं, ले लिए जाएंगे, आप ले सकते हैं एडवांस अखराजात में। फाइनेंशियल कॉस्ट, आप बैंक के चार्जेस, आप लीज पर आने वाले इंटरेस्ट के अखराजात, इंश्योरेंस जो पेड करते हैं गाड़ियों पर, इसके अलावा किसी और जगह पर इंश्योरेंस पे करते हैं, वो सारी की सारी फाइनेंशियल कॉस्ट होगी और ये भी अलाउड है। सिर्फ 5 तरह के अखराजात अलाउड हैं। यहाँ पर ठहरें, गौर से जरा एक बात सुनिएगा, समझिएगा। पाकिस्तान में 3 तरह के अकाउंट्स बनते हैं, बाकी दुनिया में भी इस तरह नहीं। हम 3 तरह के अकाउंट्स बनाते हैं कंपनी में बैठ के, गौर से बात समझिएगा। नंबर 1, उसको कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंट्स। नंबर 2, उसको बोलते हैं टैक्स अकाउंट्स। नंबर 3, इसे बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स। पहले आते हैं मैनेजमेंट अकाउंट्स पर। मैनेजमेंट अकाउंट्स वो हैं जो कि ओरिजिनली बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं और इसमें ओरिजिनल एंट्री की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट में। डेली बेसिस पर जो काम हो रहा है वो सारे का सारा रिकॉर्ड किया जाता है और इसका मकसद ये होता है कि अपने कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन देखी जा सके। और इनके यूजर होते हैं मालकान, स्टेक होल्डर, जिनका पैसा लगा हुआ है कंपनी में, ये उनके यूजर हैं इन रिपोर्ट्स को देखने के लिए। और इसमें नहायत एक्यूरेसी चाहते हैं वो, गलती का इम्कान कम से कम हो ना हो। ये मैनेजमेंट अकाउंट है, ये सब बनाते हैं। जाहिर है सारे अपना नफा नुकसान देखते हैं, सारे इंटरेस्टेड होते हैं अपने नफा नुकसान देखने में, तो लिहाजा ये अकाउंट्स तो कॉमन है, ये सारे बनते हैं। और इन्हीं के लिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ये अकाउंट्स इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाए जाते हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, IAS उसको बोलते हैं, IAS 1, IAS 2, IAS 3, इस टाइप के वो हैं 40-45। फिर IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है कि इसकी रिपोर्टिंग कैसे बनानी है। एक बैलेंस शीट होगी, एक डॉक्यूमेंट का नाम, दूसरा P&L होगा, फिर नोट्स टू द अकाउंट्स होंगे, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होगी, फिक्स एसेट शेड्यूल होगा। ये सारे का सारा स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड उसके मुतय्यन किए हैं कि इस तरह। तो पूरी दुनिया उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। ठीक है, कैश स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ठीक है, कैसे बननी है, उसमें जो तरीका दिया सबने वैसे ही बनानी है, अपने पास नहीं आप बना सकते। ठीक है, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंट्स। आगे दूसरा है टैक्स अकाउंट्स। जनाब ये जो टैक्स अकाउंट्स है, ये मैनेजमेंट अकाउंट्स में से ही डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसके बाद इसको मोल्ड कर दिया जाता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तमाम सेक्शन की कंप्लायंस के। उसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल टैक्स एक्ट, FAD एक्ट, कस्टम और CVT, ये 5 के 5 जो फेडरल किस्म के लॉ हैं, सबकी 100% कंप्लायंसेस इन अकाउंट्स में है। बल्कि अपने अलग टैक्स के अकाउंट्स बनाने के लिए FBR लॉ में खुद कहता है, कई एक सेक्शंस है उसमें उसने कहा कि जी मेरे अकाउंट्स इस तरह बनाए। यानी कि वो ये कहता है कि ये मेरे जो अकाउंट्स हैं वो नॉर्मल अकाउंट्स नहीं है जो आप नफा नुकसान देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेरे लिए स्पेशल अकाउंट्स होंगे और उनमें मेरे तमाम सेक्शन की कंप्लायंसेस मौजूद होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप मैनेजमेंट अकाउंट्स में एक चैरिटी की है,
मोहल्ले की मस्जिद को आपने 1 लाख रुपया दे दिया, लेकिन टैक्स के अकाउंट जब बनाएंगे तो उसमें वो 1 लाख नहीं मानेगा। यहाँ से डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अब कई बेशुमार इस तरह की इनकम्स हैं, बेशुमार तरह के अखराजात हैं, वो जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंट में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक वो माने जाते हैं कि ये वाकई इनकम हुई है, वाकई खर्चा हुआ है। लेकिन जब हम टैक्स के अकाउंट्स बनाते हैं तो वो इनकम या वो खर्चा नहीं भी माना जा सकता। इसके लिए हमें ये जो आज का लेसन है और ये उससे फर्दर जो डेली बेसिस वाली कंप्लायंसेस टैक्स की आ रही हैं, ये सारी पढ़नी पड़ेगी कि हमें किस किस सेक्शन की कंप्लायंस करनी पड़ेगी। लिहाजा अभी तो हमने ये जाना कि 5 तरह के अखराजात हैं जो एडमिसिबल हैं कारोबार में, और उनकी तफसील मैंने आपको अभी बताई। अच्छा, अब ये जो टैक्स अकाउंट्स हैं, हमारा जो मुद्दा है वो है टैक्स के अकाउंट्स को बनाना, कि हम एक ऐसे अकाउंट्स मुरतब करें जिसमें जिसमें टैक्स लॉज, तमाम टैक्स लॉज की 100% कंप्लायंसेस की गई है। मिसाल के तौर पर अगर आप ये 5 तरह के अखराजात ही एडमिसिबल करते हैं, सिर्फ 5 तरह के खर्चे ही डालते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं आप डालते खर्चा, तो आपने सेक्शन 20 की कंप्लायंस कर ली हुई है। ठीक है जी, आपने पहली कंप्लायंस कर ली है, यानी कि अपने अकाउंट्स को सेक्शन 20 के मुताबिक ढाल लिया हुआ है। अच्छा, आप जैसे अभी मैंने एक मिसाल बताई थी कि 1 लाख रुपए का खर्चा आपने मोहल्ले की मस्जिद को दिया, चैरिटी दिया, लेकिन आप जो मैनेजमेंट अकाउंट है उसमें 1 लाख डाल देंगे, खर्चा तस्लीम शुदा है क्योंकि खर्चा हुआ है। लेकिन टैक्स अकाउंट बनाएंगे उसमें 1 लाख निकाल देंगे क्योंकि एडमिसिबल ही नहीं है। ठीक हो गया। अब आते हैं सेक्शन 21 की कंप्लायंस में। देखें, पूरे टैक्स लॉ में सिर्फ 16 तरह के खराजात ऐसे हैं जो कि नहीं माने जा सकते। देखें, आईएएस के मुताबिक, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक आप अकाउंट्स बनाएंगे, मैनेजमेंट अकाउंट्स, तो उसमें तो माने जाएंगे। आईएएस कहता है ठीक है, ओके, खर्चा हो गया। लेकिन टैक्स के अकाउंट्स बना रहे हैं तो उसमें वो नहीं मान रहा 16 तरह के खर्चे। अब ये जो 16 तरह के खर्चे हैं, ये हमने फिंगर टिप्स के ऊपर याद रखने हैं, और अगर हम इनको याद रख के ये नहीं डालते अपने अकाउंट्स में तो हम सेक्शन 21 की कंप्लायंस कर देंगे। ठीक है, हमारी सेक्शन 21 की कंप्लायंस यही है कि हम इन 16 तरह के अखराजात को ना डालें जो एडमिसिबल ही नहीं है इन द आई ऑफ लॉ। अच्छा जी, अब 2 तरह के अकाउंट्स हो गए, मैनेजमेंट अकाउंट्स और टैक्स के अकाउंट्स। तीसरी तरह के अकाउंट्स हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंट्स ये हैं कि आपकी कंपनी में जो पैसा लगा है वो सिर्फ आपका नहीं लगा होता, उसके अलावा बैंक भी आपको लोन देता है। फर्ज करें बैंक ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने आपको लोन दिया 1 करोड़ रुपए का। अब 1 साल बाद वो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर, फाइनेंशियल पोजीशन देखने में इंटरेस्टेड होगा। जाहिर है उसने पैसा लगा हुआ है उसका, वो देखना चाहता है कि आप नफे में जा रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं, वो मजीद आपको दे के ना दे, वो आपके साथ अब क्या सलूक करे, मजीद लोन उसने फ्यूचर में देना है कि नहीं, वो आपको क्या अपनी बुक्स में कंसीडर करे कि सिक्योर है आप, नॉन सिक्योर्ड हैं, क्या है, आप वाकई दे रहे कि फाइनेंशियल क्रंच आ गया हुआ है, तो लिहाजा उनको भी अकाउंट्स देने पड़ते हैं। तो वो ना मैनेजमेंट अकाउंट्स होते हैं, ना वो टैक्स अकाउंट्स होते हैं, वो एक फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं। और वो आप एफएम पढ़ेंगे, सीए में भी है, एसीएमए में भी है, वैसे कई एक सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज में मौजूद है एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका सब्जेक्ट। उसके उसमें ये फाइनेंस को मैनेज करने की टूल्स हैं, तरीके हैं। उसमें जो रेशोज का चैप्टर है वो सेम रेशो जो है उसके मुताबिक वो अकाउंट्स बनते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स। मिसाल के तौर पर आपको खुद ही बता देगा बैंकर कि करंट रेशो ये होनी चाहिए, डेट इक्विटी रेशो ये होनी चाहिए। तो वो जो जो रेशो बताएगा सेम उसी तरह अकाउंट्स बनाने, और ये भी हवाई किले पर ही तामीर किए जाते हैं। जैसे कि टैक्स अकाउंट हवाई किला होता है, हम मैनेजमेंट अकाउंट में से ओरिजिनल अकाउंट्स निकालते हैं, एक्सेल में कन्वर्ट करते हैं ओरिजिनल अकाउंट्स में से, जिसको मैनेजमेंट अकाउंट कहते हैं, और फिर उसमें से जो वो अखराजात जो सेक्शन 20 की में कंप्लायंस नहीं कर रहे, सेक्शन 21 की कंप्लायंस नहीं कर रहे, उनको निकाल देते हैं, क्योंकि हमारी सेक्शन 20 और 21 की कंप्लायंस हो जाए। और ये हम ये अकाउंट्स
डेली बेसिस पर कर रहे होते हैं। वाउचर एक तो ओरिजिनल बनता है आपका, लेकिन हम टैक्स पर्पस से टैक्स का रिकॉर्ड अलग कर लेते हैं, उसकी कॉपियां अलग अलग करते हैं। अब देखें, जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, टैक्स जो आपका मैनेजर अकाउंट्स है वो आपकी ओरिजिनल अकाउंट्स बनाता है, मैनेजमेंट अकाउंट्स आपकी कंपनी में, टैक्स अकाउंट्स आपकी उसकी देखभाल करता है मैनेजर टैक्स। और ये टैक्स के तमाम सेक्शन की कंप्लायंस में अकाउंट्स बना रहा होता है, ये मैनेजर टैक्स होता है। और ये अकाउंट्स भी मैनेजर टैक्स ही बनाता है, टैक्स के अकाउंट्स। तीसरे जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है, मैनेजर फाइनेंस बनाता है। अब तीनों अकाउंट्स एक बंदा ही बना सकता है, इसमें कौन सी बात है, बस तरीका आना चाहिए कि अगर बाहर किसी इंस्टीट्यूशन को अकाउंट्स देने हैं तो आपने ना टैक्स के अकाउंट्स देने ना मैनेजमेंट के, आपने बढ़ा चढ़ाकर पेश करने कि मुझे और फाइनेंस मिले। और रेशो जिस तरह वो बताएगा कि मेरी 2 और 1 की रेशो हम लेते हैं, करंट रेशो हमारी ये होनी चाहिए, क्विक रेशो जिसको कहते हैं, और इक्विटी की रेशो ये होनी चाहिए, जो जो वो रेशो बताए उससे भी जो है वो आधा आधा % बढ़ा के आप पेश करें अकाउंट्स अपने, ठीक है। अच्छा, ये जो टैक्स के अकाउंट्स है ना, ये टैक्स के अकाउंट्स जब हम बना लेंगे, इसको फाइनल कर लेंगे, जिसमें टैक्स के तमाम सेक्शन की कंप्लायंसेस मौजूद होंगी, ये वाले ये वाले अकाउंट्स ही हम इनकम टैक्स की रिटर्न पर फाइल करते हैं। ये तमाम फिगर्स इनकम टैक्स की रिटर्न के साथ इंटीग्रेट कर दी जाती है, इंटीग्रेट, और उसी को ही हम सबमिट करते हैं, वही हमारी रिटर्न होती है। कल को उसी का ऑडिट करवाना है, कल को उसी की ही असेसमेंट होगी। अब हमारा जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है रिपोर्टिंग का, वो टैक्स अकाउंट्स ही है। और अगर आप पीवीटी कंपनी है तो फिर आप एसएससीपी जो अकाउंट्स मांगता है वो भी यही टैक्स वाले अकाउंट्स ही होते हैं। वो कि फाइनेंशियल जो ऑफिशियल फॉर्म है, चाहे वो एसएससीपी का फॉर्म है चाहे वो एफबीआर का फॉर्म है, जो अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे आपको टैक्स अकाउंट्स ही देने पड़ते हैं। जबकि मैनेजमेंट अकाउंट्स इंटरनल यूज के लिए होते हैं, बाहर नहीं निकालते, सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है। सिक्रेसी है ना जी, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है आपकी कंपनी की, ये एक सिक्रेसी है, तो ये बाहर के लोगों को क्यों बताएंगे। तो बाहर जो है ऑफिशियल अदारे हैं जो गवर्नमेंट की हुकूमत पाकिस्तान को, उनके लिए टैक्स के अकाउंट्स मरतब हुए हैं, उसमें तमाम टैक्स लॉज हैं, उसकी 100% कंप्लायंस मौजूद है। अच्छा, उसके अलावा जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसके लिए आप अलहदा रेशोज के मुतालिक रेशो के फार्मूलाज लगा के अकाउंट्स बना के इसको देते हैं, ठीक है जी। वापस आ जाते हैं। अच्छा, डेली बेसिस की कंप्लायंस में सेक्शन 21 की कंप्लायंस करने जा रहे हैं, और इसमें हम 16 तरह के वो अखराजात मैं आपको बताने लगा हूं, जो अखराजात एफबीआर नहीं मानता, आईईएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मानता है। वो कहता ठीक है खर्चा हुआ, लेकिन अब राहें जुदा जुदा होने लगी हैं। एफबीआर कहता हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। वो देख लेते हैं वो कौन से अखराजात हैं जिनको एफबीआर मानता ही नहीं। चलें जी, पहला खर्चा है एनी काइंड ऑफ इनकम टैक्स। देखें जी, इनकम टैक्स कोई खर्चा नहीं है। एफबीआर कहता है जो हमें पैसे अब देते हैं ना, वो कोई खर्चा नहीं है। मिसाल के तौर पर आप नॉलेज स्टेज में पढ़ चुके हैं कि 2 तरह के टैक्स रेट होते हैं। एक डब्ल्यूएचटी के रेट्स आपकी कंपनी को लगते हैं, जो डेली बेसिस पर ट्रांजेक्शन होती हैं, जो आपको पैसे वसूल होते हैं। आपको पैसे देते वक्त जो कस्टमर है आपका, वो अगर विद होल्डिंग एजेंट है तो आपका एक मखसूस मिकदार के साथ 6 स्टेप अप्लाई करने के बाद आपका टैक्स डिडक्ट कर लेता है, जो हम पिछले आर्टिकल में पढ़ चुके हैं। डब्ल्यूएचटी का टैक्स वो डिडक्ट करके आपको बाकी रकम दे देता है। फर्ज करें 1 लाख रुपए की इनवॉइस थी, जब उसने पेमेंट की तो उसने 6 स्टेप अप्लाई किए और फाइंड आउट किया कि ओरिजिनल रेट जो आप पर लगता है वो 4% लगता है। तो 4% टैक्स उसने लगाया और बाकी उसने 96,000 रुपया आपको दे दिया। तो अब ये नहीं कह सकते आप कि 4,000 तो मेरा खर्चा है, उसको टैक्स एडमिन एक्सपेंस में टैक्सेस के नाम पर हेड खोल लेते हैं और वहां पर 4,000 डाल लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सारे के सारे आपके, वो कह रहा है कि वो करंट एसेट में जाएगा और इनकम टैक्स विद होल्डिंग में डाल दें, टैक्स एट सोर्स में डाल दें कि मेरा टैक्स एट सोर्स कटा है, ठीक है, लेकिन खर्चा नहीं है।
आपको पैसे कम मिले हैं, ठीक है जी, लेकिन आप उसको खर्चा नहीं बना सकते, वो आपका करंट एसेट है, कल को एडजस्ट होगा सेक्शन 168 के मुताबिक, आप उसका टैक्स क्रेडिट भी ले सकते हैं। आप अपनी फाइनल लायबिलिटी ईयर एंड के ऊपर जो लायबिलिटी है आपकी, उसमें उसको एडजस्ट कर सकते हैं। चलें जी, आपको लग रहा था ये खर्चा बन जाएगा, लेकिन वो कहते हैं ये खर्चा नहीं है। इनकम टैक्स किसी टाइप का हो, वो खर्चा नहीं है, अलाउड नहीं है। दूसरा आते हैं इन WHT regime टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड विल नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस। चलें जी, ये पहली एग्जांपल में दूसरी को मैंने कवर कर दिया, पहली को दोबारा फिर बोल देता हूँ ताकि दूसरी वाली ठीक हो जाए। तो पिछले साल आपका 30,000 टैक्स बना था और वो पेएबल था, अगले साल आपने उसको पे किया, खर्चा अगले साल डल गया, पेमेंट अगले साल हुई अगर, तो अब आप उसको बता नहीं सकते कि 30,000 रुपये जो मेरी फाइनल ईयर एंड के ऊपर जो मैंने पेमेंट की है टैक्स की, वो खर्चा है। नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरी मिसाल में जो दूसरा वो कह रहा है WHT, वही वाली मिसाल, 1 लाख रुपया आपको मिला है कस्टमर से, 4,000 उसने काट लिया, वो कहता है 4,000 आपका खर्चा नहीं है, उसको नहीं डाल सकते। दोनों एक्चुअली ही दो रेट होते हैं ना टैक्स के, एक WHT के रेट और एक फाइनल रेट। तो ये WHT पर बात कर दी इसने कि आपका जो WHT है वो कोई खर्चा नहीं होता, ठीक है। और इसमें जो उसने फाइनल टैक्स लायबिलिटी के हवाले से बात कर दी कि ऐसी कोई लायबिलिटी पे ऑफ की है आपने, कोई डिमांड टैक्स आया है आपको, कोई असेसमेंट में आपको जुर्माना डाला गया है, वो आपका खर्चा नहीं बनता, ठीक है जी। तीसरी बात पर आते हैं, कहता जी इन WHT regime the payments on which tax collected or deducted was required but was not deducted collected। ये जनाब सबसे अहम बात है, इसने हला कर रख दिया सबको। ये कहता जी कि फर्ज करें आपने तनख्वाह देनी है 1 लाख रुपया अपने एम्प्लॉय को, और आप उसको ज़रब 12 करके 12 लाख बन गया, और आप उसके टैक्स स्लैब रेट में जाएं द फर्स्ट शेड्यूल में और चेक करें कि 12 लाख पर सालाना कितना टैक्स देना पड़ता है उसे। तो आपने फाइंड किया कि 0 से 4 लाख तक जीरो, कोई टैक्स नहीं है। 4 से फर्ज करें 5 के दरमियान फिर 2% है, तो 2,000 बन गया। तो टोटल 5 लाख पर फिर अभी 2 ही बना, क्योंकि पहला 4 तो एग्जेम्प्ट है। सो ऑन, इसी तरह आप स्लैब रेट से वो टैक्स मालूम कर लेते हैं एम्प्लॉय का कि 12 लाख साल की तनख्वाह है सालाना, और उस पर फर्ज कर लेते हैं कि उसका 1,50,000 टैक्स बनता है, ऐसे फर्ज कर लेते हैं। और 50,000 अगर सालाना टैक्स बना तो उसको फिर 12 हिस्से कर लेते हैं, तो हर महीने तनख्वाह देते वक्त एक हिस्सा उसका काट लेते हैं, ठीक है। तो वो कहता है इस तरह करना था, लेकिन फर्ज करें कि उसका टैक्स बनता है 2,000 महीने का। जब आपने पेमेंट करनी है 1 लाख की, तो 2,000 आपने उसका टैक्स अगर काट लेना था लेकिन नहीं काटा, बगैर टैक्स डिडक्शन के ही आप पेमेंट करते जा रहे हैं उसे, कब क्या होगा? वो कह रहा है वो जो 1 लाख रुपया तनख्वाह का सैलरी एक्सपेंस में डाला है वो डिसअलाउड कर दिया जाएगा, मानना ही नहीं जाएगा, कहता वो खर्चा ही नहीं हुआ। हर वो रकम जिसके ऊपर रिक्वायर था कि टैक्स डिडक्ट हो, हर वो रकम, हर वो पेमेंट, देखें जी, लॉ कहता है सेक्शन 153 और 161, ये हम पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे, टैक्स की कंप्लायंसेस अभी शुरू हुई है। तो उसमें वो कहता है कि हर विद होल्डिंग एजेंट अगर अपने आप को पहचान लें, अगर आप टैक्स पेयर हैं और साथ में विद होल्डिंग एजेंट भी हैं, तो विद होल्डिंग एजेंट की आप डेफिनेशन सेक्शन 153 से पढ़ लें। अगर आप पाते हैं कि आप विद होल्डिंग एजेंट हैं और आप में कैपेसिटी है कि पेमेंट करते वक्त किसी टाइप की भी, चाहे वो दो ही तरह की पेमेंट्स होती हैं जी, कॉस्ट ऑफ सेल के अगेंस्ट या फिर एडमिन एक्सपेंसेस के अगेंस्ट, ठीक है। तो या तो आप एडमिन या सेलिंग या जनरल एक्सपेंस के अगेंस्ट पेमेंट्स करते जा रहे हैं, या फिर आप कॉस्ट ऑफ सेल के अगेंस्ट पेमेंट्स करते जा रहे हैं। वो कहता है कि अगर आप विद होल्डिंग एजेंट हैं तो आपने एक मखसूस रेट को इस्तेमाल करते हुए WHT रजीम के थ्रू आपने अगले बंदे का, अपने सप्लायर का टैक्स काट लेना है, डिडक्ट कर लेना है, कलेक्ट कर लेना है, और उसको चालान पर जमा करवा देना है, और चालान भी उसको दे देना है। तो उसको 1 लाख रुपया, उस आप माल खरीदा है तो 1 लाख रुपया पे करते वक्त फर्ज करें, आपने पिछले लेसन में देखा था कि 6 स्टेप को इस्तेमाल करते हुए हमने उसका करेक्ट टैक्स रेट मालूम किया, और हमने वो अप्लाई किया, चालान जनरेट किया, और चालान हमने भर के
एनबीपी या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिया और उसको 96,000 प्लस 4,000 का चलान दे दिया। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी खत्म हो गई। वो रिस्पॉन्सिबल था, हम हमारी ड्यूटी थी। एक बंदे की ड्यूटी होती है, एक बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा जी, वो कहता है हर वो खर्चा, चाहे वो कॉस्ट ऑफ सेल का है, चाहे वो एडमिन का है, चाहे वो जनरल एक्सपेंस है, चाहे वो सेलिंग एक्सपेंस है, व्हाटसोएवर एनी काइंड ऑफ एक्सपेंस, और आप विद होल्डिंग एजेंट थे और टैक्स कटना बनता था, लेकिन आप टैक्स नहीं काटते रहे, नहीं कलेक्ट करते रहे, नहीं जमा करवाते रहे, बस वो पूरे का पूरा खर्चा ही डिसअलाउड कर दिया जाएगा। जैसे कि मिसाल में मैंने बयान किया कि सैलरी थी, सैलरी 1 लाख है, उस पर 2,000 टैक्स काटने के बाद आपने देनी थी, उस पर टैक्स लगता था, आप नहीं काटा, काटने के नहीं कलेक्ट किया, लिहाजा अब आपका 1 लाख का खर्चा निकाल दिया जाएगा। अगर आपका टैक्स बनता है, नेट प्रॉफिट बनता है 20 लाख, तो 1 लाख रुपया या 12 लाख वो सैलरी उसकी निकाल देगा अगर, तो फिर वो प्रॉफिट 12 लाख से इंक्रीज कर जाएगा और जाहिर है हमें टैक्स भी ज्यादा कटेगा। तो लिहाजा सेक्शन 21 की कंप्लायंस ना करने से हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। लिहाजा ये सोच लें कि आप जिस पर आप हर वो रकम जिस पर रिक्वायर था कि आप टैक्स डिडक्ट करें और नहीं करते जा रहे हैं। अच्छा, अब उन्होंने इस तरह कर दिया, 2017 में ऐसा किया है उन्होंने कि कॉस्ट ऑफ सेल के अगेंस्ट, अब कॉस्ट ऑफ सेल की पेमेंट करते हैं और टैक्स नहीं काटते थे ना आप, तो इस सूरत में 20% वो डिसअलाउड कर देता है। यानी कि 1 लाख रुपए का खर्चा था, 1 लाख किसी को पे किया सप्लायर को, उससे माल खरीदा और उस पर फर्ज करें 5,000 टैक्स काटना था टैक्स रेट्स के मुताबिक, आप नहीं काट सके, 1 लाख खर्चा लिख दिया, पता चल गया आपने 1 लाख को क्लेम किया हुआ है, कल को पता चला कि 1 लाख को पे करते हुए टैक्स भी काटना था, तो आप डिडक्ट करने में नाकाम हो चुके हैं। लिहाजा वो 1 लाख एडमिन खर्चे हैं, जनरल हैं, तो 1 लाख का 1 लाख ही डिसअलाउड कर देंगे। सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल के लिए अब उन्होंने दिया है कि कॉस्ट ऑफ सेल के अगेंस्ट पे करेंगे, रॉ मटेरियल वगैरह या इस तरह की चीज़ें खरीदेंगे और फिर टैक्स अगर ना काटें तो 20% आपका डिसअलाउड हो जाएगा। यानी कि 1 लाख में से सिर्फ 20,000 नहीं माना जाएगा, 80,000 मान लिया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ बात कॉस्ट ऑफ सेल के लिए। जी आगे आते हैं, तो ये बात गौर से समझ लें कि अगर आपने सेक्शन 21 की कंप्लाइंस नहीं की हुई, खास तौर पर ये वाली कि किसी का टैक्स काटना था, आप विद होल्डिंग एजेंट हैं और फिर आप टैक्स नहीं डिडक्ट करते, नहीं जमा करवाते, तो फिर समझ लें कि वो आप तैयार हो जाए कि वो उसको निकालेगा रकमों को और आपका प्रॉफिट को बढ़ा देगा और फिर टैक्स भी ज़्यादा कटेगा आपको। चलें जी, चौथा खर्चा जो वो नहीं मानते, ये हम पढ़ रहे हैं इन WHK regime, the payments on which collected or deducted but was not deposited। वो कहता बात ये है कि आपने 1 लाख रुपए तनख्वाह दी फर्ज करें और उस पर 2,000 टैक्स बनता था, 2,000 टैक्स बनता था, आपने नहीं काटा। अच्छा, इस एग्जांपल में है कि आपने काट लिया, डिडक्ट कर लिया, लेकिन जमा नहीं करवा रहे, हुकूमत पाकिस्तान के एक्सचेकर में नहीं जा रहे पैसे, FBR के खजाने में नहीं जमा करवाए, तो कहता ये भी इसी तरह ट्रीट होगा जैसे कि आपने टैक्स काटा ही नहीं। तो कहता फिर भी वो सारे का सारा खर्चा डिसअलाउड कर दूंगा, मैं ऐसा ट्रीट करूंगा जैसे आपने डिडक्ट ही नहीं किया। वो कहता पैसा तो आपके पास है, मुझे क्या, मेरे पास क्या आया। अच्छा, पांचवा खर्चा, फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ AOP पार्टनर बाय इट्स पार्टनरशिप फर्म। देखें जी, जो पार्टनर होता है ना, बाज का चलाकियां करता है, कहता है जी मैं काम करता हूँ, मुझे सैलरी दें, मेरी 1,50,000 सैलरी है, एडमिन एक्सपेंस में सैलरीज में डालें। तो एज पर लॉ, टैक्स लॉज के मुताबिक जो पार्टनर है वो अपनी ही फर्म से वो खुद ही होता है। देखें, छोटी सी बात सुन लें, कॉर्पोरेट टैक्स पेयर क्यों बनते हैं लोग, SCCP में अपनी कंपनी क्यों रजिस्टर करवाते हैं, बताएं। SCCP में PBT कंपनी LTD क्यों बनवाते हैं, AOP से क्यों नहीं काम कर लेते। तो सबसे बड़ी बात तो इसमें यही है कि जो आप SCCP में कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो फिर वो सेपरेट एंटिटी बनती है, कंपनी एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन होता है और आप अलग होते हैं, आप कंपनी से तनख्वाह ले सकते हैं। तो नॉन कॉर्पोरेट में यही होता है कि आप और आपकी पार्टनरशिप हम दोनों एक ही हैं। देखें, फर्ज करें आपने 10 करोड़ का लोन लिया था बैंक से,
आप पे नहीं कर सके आपकी कंपनी, तो बैंक सबसे पहले आपका बिजनेस जो है उसको बेच के पैसे पूरे करेगी। अगर फिर भी पैसे ना पूरे हुए तो सारे पार्टनर हैं उनको उनके घर की प्रॉपर्टीज को सेल करेगी और फिर पैसे पूरे कर लेगी। एओपी में ऐसा है। जबकि एसएससीपी से रजिस्टर्ड शुदा जो पीवीटी एलटीडी स्मॉल कंपनी जो भी हैं व्हाट्सएवर, उनके साथ ऐसा नहीं है। और यही फायदा है कि वहाँ आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी अलग है, डायरेक्टर मालिक अलग है, मालिक कंपनी से तनख्वाह लेता है। अगर कल को खुदा ना खास्ता वो कंपनी दिवालिया हो जाती है तो बैंक सिर्फ कंपनी को बेच के एसेट, उसके एसेट्स वगैरह तो अपनी लाइबिलिटी ऑफ कर सकता है। मालकान डायरेक्टर हजरात के पास नहीं जा सकता क्योंकि वो डायरेक्टर हजरात अलग हैं, कंपनी अलग है। ठीक है, पहला फायदा तो यही होता है ना पीवीटी कंपनी बनाने का। तो लिहाजा एओपी में वो कह रहा है कि एओपी में एसोसिएशन पर्सन में यानी पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर ना तो प्रॉफिट ऑन डेट ले सकता है, ना ब्रोकरेज कोई ले सकता है, ना किसी किस्म की कमीशन चार्ज कर सकता है, ना वो सैलरी ले सकता है, ना वो कोई रेमुनरेशन ले सकता है, कोई मुशाहरा वगैरह, कोई सैलरी, कोई तनख्वाह। मैं सेल इंक्रीज करता हूँ जी, मैं पार्टनर हूँ, तो मैं जितनी सेल जैसे बाहर के सेलमैन कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ सेल, तो जनाब मुझे भी कमीशन दें जैसे बाकियों को देते हैं। नो नो नो, एफडीआर कहता है नो नो नो, सेक्शन 21 कहता है नहीं। पार्टनर अपनी फर्म से जो पैसे लेगा ड्राइंग में ही ट्रीट किए जाएंगे कि उसने ड्रा कर लेंगे, निकाल लेंगे, तो कोई खर्चा नहीं तस्लीम किया जाएगा। नंबर 6 पर आते हैं जी, expenses by non-resident taxpayer, in which non-resident exceeds the allowable limits, only allowable deductions are allowed। देखें जी, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हेड ऑफिस है यूके में और 10 जगह ऑपरेशन हो रहे हैं, 10 जगह ऑपरेशन हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में कंपनी बनाई हुई है उन्होंने। अब देखें, जो हेड ऑफ बांग्लादेश में उनकी कोई कंपनी है, वहां पर एक फैक्ट्री है, पाकिस्तान में एक फैक्ट्री है, इंडिया में फैक्ट्री है, हेड ऑफिस यूके है, इंस्ट्रक्शन सारी यूके से आती हैं, पॉलिसी सारी यूके से बनती हैं, ओरिजिनल मालकान वहां बैठे हुए हैं। अब होगा ये कि जो हेड ऑफिस है उसका भी को खर्चा होगा, वो भी इन तीनों कंपनियों को चार्ज करना पड़ेगा, तीनों फैक्ट्रियों के खर्चे में। हर हेड ऑफिस है, अगर वहाँ 90 लाख का खर्चा हुआ है तो तीन उसकी फैक्ट्री है, तो तीनों फैक्ट्रियों को चार्ज 30 लाख होना चाहिए असूलन। ज़ाहिर है वो भी तो खर्चे कहीं डालने ही है ना जी, प्रोडक्ट में जाएंगे ना, कहीं से तो माइनस करने हैं। तो ये अलाउड होते हैं हर मुल्क में, पाकिस्तान में भी अलाउड है। तो ये कैसे अलाउड हैं, कितने हैं, वो कहता है जी कि टोटल हेड ऑफिस एक्सपेंस, जितने हेड ऑफिस के एक्सपेंस है, फर्ज करें 90 लाख है यूके के, ओवर टोटल वर्ल्ड टर्न ओवर, कि पूरी दुनिया में उसकी कितनी सेल है पूरी दुनिया में, यानी कि तीनों मुल्कों में मिला के, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। फर्ज चले सीधा साफ करते हैं, खर्चा हुआ जी 1 करोड़ का हेड ऑफिस में यूके में, और पूरी दुनिया में से मुराद यही है कि पाकिस्तान, जो मैं मिसाल दे रहा हूँ, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, तीन फैक्ट्रियां हैं लगी उनकी, तीनों फैक्ट्रियों की सेल उनकी मिला के, तीनों की मिला के 1 अरब बनती है। तो टोटल हेड ऑफिस के खर्चे 1 करोड़, टोटल टर्न ओवर 1 अरब। तो टोटल खर्चों का टोटल टर्न ओवर के साथ जो ताल्लुक बना 1 और 100 का बना, दोनों को तकसीम करके परसेंटेज निकालें, 1 और 100 का बना। जो ताल्लुक खर्चों का तीनों मुल्कों के टर्न ओवर के साथ है, जो कि 1 और 100 की रेशो है, वो ही उतने ही खर्चे आपको अलाउड हैं अपनी फैक्ट्री में डालना हेड ऑफिस के, जितना के टर्न ओवर आपका पाकिस्तान में है। फर्ज करें आपका टर्न ओवर है पाकिस्तान में, फर्ज कर लेते हैं 50 करोड़, इंडिया वाली में 30 करोड़ और बांग्लादेश वाली में 20 करोड़, टोटल 1 अरब बनता था टर्न ओवर। पाकिस्तान में 50 करोड़ टर्न ओवर है। अब हेड ऑफिस का जो 1 करोड़ खर्चा है, पाकिस्तान वाले अकाउंट्स में कितने शो किए जा सकते हैं, एफबीआर कितनों को अलाउड कर देगा। एफबीआर जी 50 करोड़ है, तो यानी कि ये टोटल टर्न ओवर का 50% पाकिस्तान का टर्न ओवर है, तो लिहाजा हेड ऑफिस के भी 50% खर्चे पाकिस्तान अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ले सकता है। ठीक है जी, यानी कि टोटल 1 करोड़ के खर्चे थे हेड ऑफिस के,
पाकिस्तानी अकाउंट्स में 50 लाख तक के एफपीआर कुछ नहीं कहेगा। एफपीआर कहेगा ठीक है, ओके, वेल एंड गुड, 50 लाख के खर्चे हेड ऑफिस के डाल दें। तो इससे ज्यादा डालेंगे ना, 60 लाख, 55 लाख, तो बाकियों को डिसअलाउड कर देगा। ठीक हो गया। तो यानी कि इस लिमिट से ओवर जाएंगे तो वो भी पाकिस्तानी अकाउंट्स में पाकिस्तानी लॉस के मुताबिक नहीं माने जाएंगे। आगे आते हैं जी, विच एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस विल बी एडमिसिबल। अच्छा जी, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस पर आ गए हम कि वो कितने एडमिसिबल है। देखिए जी, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हैं वो जो अलाउड हैं रीजनेबल है। ऐसा नहीं है कि आपकी सेल जनाब 1 करोड़ की है, कॉस्ट ऑफ सेल 50 लाख की है, सारे एडमिन खर्चे 20 लाख के हैं, जिनमें से 10 से 12 लाख एंटरटेनमेंट है। ऐसा नहीं है, वो इतने नहीं लाउ करेगा आप। अच्छा, इसमें आप कौन कौन सकते हैं और उसकी पॉलिसी क्या है, कितने के होते हैं। अब्रॉड एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कनेक्टेड विद दिस, आप बाहर का चक्कर लगाते हैं, खर्चा डाल सकते हैं। एंटरटेनमेंट कस्टमर सप्लायर की है, ठीक है, डाल सकते हैं। एंटरटेनमेंट मीटिंग हो रही है, डायरेक्टर हजरात खा पी रहे हैं, ठीक है, रिफ्रेशमेंट है, ठीक है, नई ब्रांच ओपन हुई है, उसकी एंटरटेनमेंट है, ठीक है। जो कारोबार से बिलोंग करता है बंदा, सिर्फ उसकी एंटरटेनमेंट अलाउड है, उन्हीं बंदों की अलाउ है। एम ही बंदा कोई आ गया जिसका ताल्लुक ही नहीं कारोबार से, आप जाती बंदा है, कोई जाती रिलेशन है, कारोबारी रिलेशन से नहीं है, तो एफबीआर के मुताबिक आप उसका खर्चा एंटरटेनमेंट का नहीं डाल सकते। ठीक है जी। और क्या क्या लिमिट्स हैं देखते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के ट्रेडिशन के मुताबिक वो खिलाफ ला सकते हैं, वो खर्चे अलाउड है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन प्रेस्क्राइब द लिमिट। अच्छा, सबसे पहले ऑडिट में वो कहेगा जी कि अगर पीवीटी कंपनी है तो आप अपनी पॉलिसी लाएं। आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, आपके मालकान ने आपको क्या लिख के दिया हुआ है, किस पर साइन किए हुए हैं कि एंटरटेनमेंट कितनी अलाउ है, तो वो जब पॉलिसी आप दिखाएंगे उसे तो उसके मुताबिक चेक करेगा। फर्ज करें उसमें लिखा है कि जी ये चीजें नहीं आप खा पी सकते, या इतना खर्चा इससे ज्यादा नहीं कर सकते, अगर उससे ज्यादा हुआ है तो उसको डिसअलाउड कर देगा। ऐसा भी होता है, ऐसा भी कर लेते हैं। अच्छा जी, आगे 8वां है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये आपने नॉलेज स्टेज में ये बात आपने ना अच्छे तरीके से समझी पढ़ी भी होगी। वो ये है कि ईच ट्रांजेक्शन ऑफ कैश पेमेंट एक्सीड 10,000 विल बी इनएडमिसिबल। वो कहता है जी कि पूरे एडमिन एक्सपेंसेस में, सिर्फ एडमिन एक्सपेंस में कि टोटल कैप आपके पास 50,000 है, सैलरी पे करें, आप रेंट पे करें, आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाएं, आप जनाब इस टाइप का कोई खर्चा बाद में आ जाता है, मिसलिनियस खर्चे हैं, वट्सएवर तरह के खर्चे हैं, ये सारे के सारे खर्चे कैश में पे तो किए जा सकते हैं, लेकिन कैश में पे करने की कैप उसकी 50,000, एक अकाउंट की एक साल में 50,000 है। फर्ज अगर एंटरटेनमेंट खर्चे हैं तो आप 50,000 तक की मालियत के खर्चे कैश में पे करके कर सकते हैं। अच्छा, दो अलग अलग चीजें हैं, टैक्स की डिडक्शन अलग है और कैश में पेमेंट अलग चेक की जाएगी, दोनों को अलग अलग चेक किया जाएगा। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं इस वक्त कि कैश में पेमेंट करने की कैप सिर्फ 50,000 है, और इस 50,000 की कैप को यूज करते हुए भी एक ध्यान जेन में रखता है, इसकी सब कैप 10,000 पर ट्रांजेक्शन है। फर्ज करें आपका 50,000 अलाउड था एंटरटेनमेंट एक्सपेंस के हेड में, पूरे साल 50,000, तो आपने 40,000 रुपया खर्चा कर दिया एक दफा कैश में, और फिर 10,000 कर दिया, तो दो ही खर्चे दो दफा किए पूरे साल में। अब आपका ऑडिट होता है और चेक कर रहे हैं कि एंटरटेनमेंट एक्सपेंस में 50,000 की कैप यूज की है आपने कैश की, तो आप दिखाते हैं जी हाँ जी की है जी, कैसे, एक ट्रांजेक्शन 40 की, एक 10 की, कहेगा नो, कहेगा 50,000 तो अलाउड जरूर था कैश पेमेंट करने में अंडर वन हेड, लेकिन उस 50,000 को यूज करने का भी तरीका कुछ यूं था कि एक ट्रांजेक्शन 10,000 से ना बढ़े। मिसाल के तौर पर 10,000 का खर्चा किया कैश में, ओके, फिर 10 का किया, फिर 8 का किया, फिर 10 का किया, 10 से ना बढ़े। अगर 10 से बढ़ता है तो दो उसके अलग अलग इनवॉइसें बना ले। ठीक है जी।
कहता जी कि एक इनवाइस में एक रसीद के ऊपर 10,000 से ना बढ़े, ठीक है जी, तो इस तरह फिर मैं मान लूँगा, सवाए यूटिलिटी बिल के, फ्रेट चार्जेस के, ट्रैवल फेयर के, पोस्टेज के, टैक्स के। ये जो टैक्स है, इनकम टैक्स, चाहे 10 लाख जमा करा दें कैश में, कहता है मैं नहीं पूछूंगा। पोस्टेज है, डाक आने वालों को जमा करवाएं जितने मर्जी पैसे, ट्रैवल फेयर है, रक्शे के, ये वो टैक्सी, फ्रेट चार्जेस है, यूटिलिटी बिल है, यूटिलिटी बिल बिजली का जितना मर्जी जमा करवाएं, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया कैश में, नहीं पूछा जाएगा। ये इन चीज़ों में नहीं आते। अच्छा, सैलरी का पर मंथ 15,000 कैश में दे सकते हैं, बाकी सबके लिए 10,000 की लिमिट है एक ट्रांजेक्शन की, लेकिन इसमें 15,000 फी बंदा फी महीना, यानी कि अगर आपके 10 मुलाजम हैं तो 15,000 सबको कैश में दे सकते हैं हर महीने। और 1.5 लाख हो गया, 1.5 लाख को 12 से ज़रब लगा लें तो देख लें 22-24 हज़ार रुपया, 22-24 लाख बन गया आपके, ठीक है जी। तो सारा सारा कैश में कर सकते हैं, लेकिन सैलरी के हेड में। बाकियों के हेड में 50-50 से ज़रब लगा लें, ये 50,000 रेंट में कर सकते हैं, 50,000 रिपेयर एंड मेंटेनेंस में कर सकते हैं, 50,000 फिर नेक्स्ट में, जितने भी एक एक करके जो आपके हैं, सब में 50,000 की कैश यूज कर सकते हैं। कैश कैश पेमेंट की बात हो रही है। अगर इससे ज्यादा करेंगे ऊपर वाले सारे डिसअलाउड हो जाएंगे, ठीक है जी, वो नहीं माना जाएगा टैक्स अकाउंट में। एनी एक्सपेंस टुवर्ड प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी फंड, सुपरएनुएशन फंड और एनुइटी इफ देयर आर नॉट अप्रूव्ड बाय एफबीआर। देखें जी, जीपी फंड, ग्रेजुटी फंड, सुपरएनुएशन फंड, एनुइटी फंड, इस हर तरह की जो सहूलियात आप मुलाजमीन के लिए देते हैं, ये एफबीआर से पहले रजिस्टर करवानी पड़ती हैं। और फिर उस, क्योंकि इसमें कंपनी भी कंट्रीब्यूट कर रही होती है, तो जब कंपनी कंट्रीब्यूट करेगी, फर्ज करें जैसे जीपी फंड होता है, उसमें जो अच्छा जो सिस्टम है वो यही है कि तनख्वाह में से 10% काट लिया जाता है मुलाजिम की, और 10 अपने पास से कंपनी पे करती है। 20 हो गया, 20 को रखते हैं एक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, बैंक अकाउंट स्पेशल खुलवाया होता है, और उसमें वो फलते फूलते हैं, इंटरेस्ट पड़ता है। जब मुलाजिम छोड़ के जाता है तो ये सारे पैसे उसी को दे दिए जाते हैं। इसमें कंपनी का भी 10% शामिल होता है, वो भी आपको मिल जाता है। तो वो ये कह रहा है कि जो अपने पास है कंपनी जीपी फंड या सुपर एनुएशन फंड में या ग्रेजुटी फंड में अपने पास से पैसे डालती है कंपनी, ज़ाहिर खर्चा ही करती है, ये खर्चा उस वक्त तस्लीम किया जाएगा जब एफपीआर से वो अप्रूव स्कीम भी करवाएंगे तब। अदरवाइज आप उनको देते रहे, हम नहीं मानेंगे, वो खर्चा हम निकाल देंगे। अच्छा जी, एनी एक्सपेंस टूवर्ड प्रोविडेंट फंड, इसके बाद है, अच्छा अच्छा, 10वां पॉइंट भी इसी से मिलता जुलता है। एनी एक्सपेंस टुवर्ड प्रोविडेंट फंड, सुपर सुपरएनुएशन फंड और एन्युटी इफ दीज विल बी नॉन डब्ल्यूएच डिडक्शन कलेक्शन मेड। अच्छा जी, इसमें से कुछ ऐसे हैं कि जिसको पे करते हुए ना डब्ल्यूएचटी की डिडक्शन की जाती है, कुछ फंड ऐसे हैं। तो कहता है अगर वो फंड आपने पे किए हैं मुलाजिम को और डब्ल्यूएचटी की डिडक्शन नहीं की बनाई, नहीं की, रिक्वायर था, वो पहले भी ऊपर भी आ चुका, वहां भी कवर हो गया कि जिस रकम के ऊपर डब्ल्यूएचटी रिक्वायर होता है डिडक्ट करना, अगर नहीं करते तो वो सारी की सारी रकम भी डिसअलाउड हो जाती है, खर्चा नहीं तस्लीम किया जाता, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है आपके अकाउंट में, तो टैक्स भी ज्यादा लगता है। 11 पॉइंट है, एनी डोनेशन टू एनी अनअप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। वही मोहल्ले की मस्जिद अनअप्रूव्ड है, एफबीआर ने उसका जिक्र नहीं किया, सिर्फ अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, शौकत खानम, आगा खान, ये वो जिनके नाम लॉ के अंदर दर्ज है, उनके नाम भी दर्ज है, तो सिर्फ उनको देंगे, उनकी रसीदें चलेंगी, अदरवाइज बाकियों पर एतबार नहीं वो करते। आप अपने पास से दे दें, लेकिन टैक्स अकाउंट से वो निकाल देंगे, खर्चा नहीं मानेंगे। एनी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, देखें जी, बात सीधी सी है, प्रोविजन क्या है? एस्टिमेटेड खर्चा। और से बात सुनिए, ये क्या है? एस्टिमेटेड खर्चा। मिसाल के तौर पर आपने एक सेल की जून के महीने में 1 लाख रुपए, और सेल बुक कर ली, लेकिन आपने रिसीवेबल बैलेंस शीट में बुक कर ली है रिसीवेबल, ठीक, पैसे आने वाले हैं। 30 जून गुजर गया, मालकान कहते हैं जनाब मुझे पी एंड एल तो बनाए, सारे पार्टनर कहते हैं, आप कहते हैं यस सर बना देता हूँ। तो आपने कहा जी सर आपका प्रॉफिट है 1 करोड़, 1 करोड़, और मैं आप दोनों बंदों को 50-50 लाख डिवाइड कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। वो कहेंगे ठीक है, ओके, 50-50 लाख उन्होंने निकाल लिया। अब आया जुलाई, अगस्त और सितंबर, नवंबर में आप कहते हैं कि वो जो 1 लाख रुपए की सेल जून में हुई थी ना, और वो पैसे आने वाले थे, वो बंदा ही भाग गया, 1 लाख के बैड डेट हो गए बैड डेट।
अब जब आप फर्ज करें, आप घुटी घुटी आवाज में जाके मालकान को बताते हैं कि सर वो जो 50-50 लाख का प्रॉफिट आया था, असल में वो 49.49 लाख का था, 50 लाख पूरा नहीं था, क्योंकि अब पता चला है कि मैं सेल बुक कर चुका था और प्रॉफिट भी ले चुका था 30 जून का, लेकिन एक्चुअली बंदा भाग गया जिसका प्रॉफिट भी आने वाला था आपके प्रॉफिट में, लिहाजा बैड डेट हो गया। तो लिहाजा वो जो सेल थी, फर्ज करें उसमें जितना प्रॉफिट था वो सारे का सारा वापस लिया जाता है आपसे, तो वो घूरेगा, आपको मारेगा भी, जाहिर है। तो इसका काम ये बड़ा संगीन मसला था। इसके लिए अकाउंटेंट्स ने एक हल निकाला प्रोविजन का, यानी कि एस्टिमेटेड खर्चा। आप अपनी हिस्ट्री चेक करें 5-6 सालों की, कि हर साल कितने आपको बैड डेट होते हैं। फर्ज करें एक साल हुए 1 लाख, दूसरे साल हुए 1,20,000, एक साल हुए 1,21,000, एक साल हुए 84,000, 1 लाख हुए, एक साल हुए 90,000। तो आप पिछले 5-10 सालों का जितना भी है डेटा आपके पास मौजूद, सबको जमा करें, उतने सालों पर डिवाइड करें और एवरेज फिगर आ जाएगी। तो आप ये सोचिए कि इस साल में मुझे इतना बैड डेट मेरे हो जाएंगे। तो लिहाजा आप प्रोविजन फॉर बैड डेट का खर्चा पहले ही एस्टिमेटेड डाल देते 30 जून वाले दिन, कि जनाब हर साल मेरा 90,000 का 85,000 का खर्चा होता है। बंदे भाग जाते हैं, बजाय कि मैं 3-4 महीनों बाद बताऊं मालकान का कि आपका जो 30 जून को मैं डिक्लेयर करके गया था, जो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बताई थी वो अब गलत साबित हो चुकी है, क्योंकि बंदे भाग गए हैं इस वजह से। लिहाजा बंदे भागने से पहले पहले ही, कि आपके हर साल अगर बैड डेट होते हैं तो लिहाजा इस साल भी थोड़े से हो जाएंगे, तो लिहाजा आप पहले ही आप डाल देते हैं खर्चा प्रोविजन फॉर बैड डेट के नाम पर, डेबिट कर देते हैं, एडमिन एक्सपेंस को चार्ज करते हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले इसको मान लेते हैं, एफबीआर कहता है मैं नहीं मानता। तो किसी टाइप की कोई प्रोविजन, कोई एस्टिमेटेड खर्चा एफबीआर नहीं मानता। एफबीआर कहता है जब बंदा भागेगा ना सितंबर अक्टूबर नवंबर में, तो मैं उसको फिर अलाउ कर दूंगा। आप मुझे दरख्वास्त दीजिएगा, बंदे का नाम बताइएगा और सबूत दीजिएगा कि बंदा वाकई भाग गया, तो मैं वो आपको खर्चा कह दूंगा, लिख के दे दूंगा कि जी 1 लाख है तो 70,000 आप डिसअलाउ, आपका अलाउड है खर्चा डालने। लेकिन खर्चा एक्चुअल होगा तब इंटरनेशनल अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो तो उसको डाल देता है, वहां वो मानते हैं, एफबीआर कहता मैं नहीं मानता। ठीक है जी, किसी टाइप की कोई प्रोविजन अलाउड नहीं है। एनी एप्रोप्रिएशन फॉर ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। देखें जी, बाज़ औक़ात ना प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन की जाती है। जैसे मैंने 50-50 लाख, अभी मैंने मिसाल बताई कि 50-50 लाख मैंने दोनों को दे दिया, पार्टनर्स को, तो उसको कहता खर्चा नहीं बनाया जा सकता। वो जनाब पैसे ले गए हैं, वो ड्राइंग्स हैं, वो बैलेंस शीट की कहता आइटम है, ये खर्चा नहीं है। वो कहता आप इसको एमीन डालना दीजिएगा एडमिन एक्सपेंसेस में, कि जहाँ सैलरी जा रही है वहाँ ड्राइंग भी चलेगी 50 लाख। नो 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 नो, कहता ये खर्चा नहीं होता। एनी फाइन पेनल्टी फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ। कहता है यार मेरा क्या कसूर था, मोटरसाइकिल का चलान आपने खुद करवाया, गाड़ी का चलान आप खुद करवाते हैं, तो जो वायलेशन आपकी वजह से हुई है, आप खर्चा मैं आपको नहीं डालने दूंगा। इंटरनेशनल काउंटिंग स्टैंडर्ड वाला तो डालने देगा, वो तो कहेगा कोई बात नहीं। जो खर्चा बिजनेस से रिलेट करता है, बिजनेस की वजह से हुआ है, बिजनेस के दौरान हुआ है, वो मैं लूंगा। तो एफबीआर कहता है नो, कहता है ये डिसअलाउड है। जो काम आपकी वजह से हो रहे हैं, मेरा क्या कसूर है, मेरा क्यों प्रॉफिट कम कर रहे हैं, मेरा टैक्स कम बनता है, फिर टैक्स रेट भी फिर कम बनेगा। 1 लाख है, 1 लाख में से 2,000 का आपके जुर्माने पड़े हैं, 98,000 पर आप मुझे क्यों दें, टैक्स रेट क्यों लगे। तो वो कहता है नहीं मैं 1 लाख पर लूंगा, पेनल्टी फाइन वगैरह वायलेशन आपने की है, मैं इसको नहीं मानता। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये तो दोनों नहीं मानते। आपने 1 करोड़ का प्लांट लिया, क्या उसको एडमिन खर्चे में डाल देंगे? यकीनन नहीं। आप उसे फिक्स एसेट शेड्यूल में डालेंगे ना। हाँ, तो हर साल थोड़ा थोड़ा करके डेप्रिशिएट उसको करते हैं, और थोड़ा थोड़ा उसको डेप्रिसिएशन उसकी घसाव डालते हैं कि हर साल इतना घसाव उसका हुआ, तो वो अलाउड है। वो ऊपर पढ़ भी चुके हैं सेक्शन 20 में। तो पूरे का पूरा प्लांट एंड मशीनरी का बड़ा खर्चा, वो 1 साल से ज्यादा अरसे तक जो एसेट चलता है, वो आप इसमें नहीं डाल सकते खर्चा बना के। वैसे दूसरे मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी नहीं डालता, खैर। अच्छा, 16वां, पर्सनल एक्सपेंसेस बाय द ओनर डायरेक्टर। कोई बेगम को शॉपिंग करवा दी जी, मेरा पर्सनल खर्चा है। नो नो नो, वो कहते हैं पर्सनल नहीं, सिर्फ कारोबारी खर्चे ही अलाउड है। पर्सनल अगर आपका डिटेक्ट हो जाता है टैक्स के ऑडिट में, तो वो खर्चा आपका निकाल दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 4 का सिर्फ पार्ट 1
हमने क्लियर किया है, जिसमें हमने ये देखा कि सेक्शन 20 और 21 की कंप्लायंस हमने डेली बेसिस पर कैसे करना है। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 4 पार्ट 1।